नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक प्रश्न होते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में रखा गया है। आगामी जो परीक्षा होनी है EMRS TGT PGT की, उससे संबंधित हमारा ये वीडियो है। परीक्षा के लिए अभी कोई तिथि नहीं जारी हुई है, बहुत जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा होने वाली है। अब झारखंड PGT का जो आंसर की है वह आ चुका है, और जो गलत उत्तर आयोग द्वारा जारी किया गया है उस पर आपत्ति करने की जो अंतिम तिथि है वह कल तक है, 26 सितंबर। अगर अभी तक आप आपत्ति नहीं दर्ज किए हैं तो आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। मेरिट के लिए 1-2 नंबर बहुत मायने रखता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का जो मूल स्रोत है वह वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से भाषाओं का क्रम है। अगला है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। झारखंड PGT की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ परिवार। अगला प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक रूप। अगला है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप जो है 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? झारखंड PGT की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो 14 सितंबर 1949। अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। 1903 से 1920 ईस्वी तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका से जुड़े रहे। अगला है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप से विकसित हुई? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी हिंदी। झारखंड PGT की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, मुल्ला वजही की जो रचना है सबरस, मुल्ला वजही की जो रचना है सबरस, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो आयोग द्वारा जो उत्तर माना गया था दक्षिणी हिंदी, लेकिन कुछ किताबों में जो है उर्दू भाषा का जिक्र किया गया है। सबरस को उर्दू साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, मुल्ला वजही की रचना है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। मध्यकाल की बात हो रही है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तो अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 343 से लेकर के 351 तक जितने हैं अनुच्छेद, उसमें से 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। अगला है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थीं? ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थीं? मध्यकाल। ब्रजभाषा और अवधी में जो रचना करने वाले कवि थे गोस्वामी तुलसीदास, वहीं सूरदास ब्रजभाषा में जो है रचना करते थे। हिंदी की बोलियों को कितने खंडों में रखा गया? तो हिंदी की बोलियों को जो है
5 खंडों में रखा गया है। 5 उपभाषाएं हैं, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, और इनके अंतर्गत जो है 18 बोलियां आती हैं। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है अपभ्रंश से। अगला है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार। अगला है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, यह अशुद्ध है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तीनों शुद्ध हैं, तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 17, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रलिपि। चित्रलिपि। चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि। अगला है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। और मैथिल कोकिल जो है यह जो है पदावली की रचना के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव, कविकुल कंठाहार, इन नामों से विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। वहीं अवधि में जो है राम काव्य की जो है अपार संपदा है, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम का वर्णन किया। वहीं जो है सूरदास ने जो है साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सब ब्रज भाषा में रचित उनके ग्रंथ हैं और ये कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। अगला है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। वहीं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो है 2 बोलियां मुख्य रूप से आती हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। अगला है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी सही उत्तर। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न रखे गए हैं हिंदी भाषा से संबंधित, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक एक प्रश्न ऐसे हैं कि 2 बार, 3 बार, 4 बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है? इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो इसका सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, जिसे जो है गधे की ओंठ के समान माना जाता है खरोष्ठी लिपि को, यह जो है पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं। अगला है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा मराठी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी। अगला प्रश्न है, मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। मेवाती, हड़ौती, जयपुरी, ये सब राजस्थानी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। अगला है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास जो हुआ है वह ब्राह्मी लिपि के विकास से हुआ है। अगला है, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? माफ कीजिए, विकल्प में होना चाहिए हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ये हिंदी भाषी राज्य नहीं है। तो विकल्प इसका द सही होना चाहिए। हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र नहीं है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी 1964 ईस्वी तक। 25 जनवरी 1964 तक। इसमें ये एक प्रश्न और बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 343(2) में। अगला है, हिंदी में किस भाषा के अर्थ से पहले साधु शब्द, टकसाली शब्द तथा परिनिष्ठित शब्द भाषा का प्रयोग होता है? हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु, टकसाली, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानक भाषा। मानक भाषा, साधु भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा, ये जो अर्थ हैं साधु, टकसाली, परिनिष्ठित, ये सब मानक भाषा में प्रयोग होता था। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? जामै रस कछु होत हैं पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कोऊ होय। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है। जामै रस कछु होत है पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कोऊ होय। अगला है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं सदल मिश्र। अगला है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया? तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी। अगला है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है? पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना? पुरानी हिंदी को जो अपभ्रंश भाषा का समानार्थक माना जाता है। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? सौर सेनी। सौर सेनी से हुआ। वहीं जो है मागधी, ये बिहारी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वह मागधी से हुआ। अर्ध मागधी का पूर्वी हिंदी हुआ है। अगला है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई हैं? अर्ध मागधी। भाषा विज्ञान के किस खंड में
पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। सही उत्तर है वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। EMRS की जो परीक्षा होगी ऐसे ही प्रश्नों को उठाया जाएगा उसमें। वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से जो अध्ययन होता है वह वाक्य विज्ञान के अंतर्गत। अगला है पाली प्रकृति भाषाएं किससे विकसित हुई। पाली प्रकृति भाषाएं किससे विकसित हुई, तो यह जो है वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया, तो हिंदुस्तानी। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने जो समर्थन किया था वह हिंदुस्तानी का किया था। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है, अयोध्या। अवधी बोली का जो केंद्र स्थान है वह है अयोध्या। अगला है खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस भाषा में होता है। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस भाषा में होता है। शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, लोक गीतों की भाषा के अर्थ में। तो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में जो है खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक खड़ी बोली के अर्थ के में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। अगला है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल रट्टे तोते की तरह एकदम बिल्कुल रट लेना चाहिए। बहुत बार ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और जल्दबाजी में गलत भी हो जाते हैं। झारखंड PGT की परीक्षा में आसान प्रश्नों को जो आयोग ने गलत उत्तर माना है, जैसे स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, अंक होते हैं 5, आयोग ने माना है 3। और दूसरा जो आसान प्रश्न माना है पूर्वी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी जो है दे दिया मागधी के अंतर्गत आती है, जबकि मागधी के अंदर बिहारी आती है। पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। और दे दिया है परमाल रासो के रचनाकार कौन है, तो परमाल रासो विकल्प में है नरपति नाल ने, नरपति नाल को सही मान लिया है, जबकि सही उत्तर हो जाएगा जगनिक। तो आसान प्रश्नों के उत्तर जो आयोग द्वारा दिए गए हैं ये गलत हैं, और जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर उत्तर में संशोधन नहीं किया गया तो। अगला जो प्रश्न है अपभ्रंश के महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, स्वयंभू। तो स्वयंभू को जो प्रथम कवि मानने वाले थे वह थे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का जो प्रथम महाकवि माना है वह स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1963। सन 1963 ईस्वी में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था झारखंड PGT की परीक्षा में। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं लगभग 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न झारखंड PGT की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 43 में था राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, सन 1963 में। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ,
तो इसमें जो संशोधन हुआ था सन 1967 में। राजभाषा अधिनियम जो पारित हुआ था 63 में और संशोधन हुआ था 67 में। अगला है सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें कुल 21 सदस्य थे। 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कुल 21 सदस्य थे। इसी तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अगला है हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। अगला प्रश्न है पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लाल युग। लाल युग 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने लाल युग के नाम से अभिहित किया। अगला है किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49 मंडियाली का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंडियाली का संबंध किससे है? तो मंडियाली का जो संबंध है वह पहाड़ी हिंदी से है। मंडियाली का जो संबंध है वह पहाड़ी हिंदी से है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोली हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी, और इसके साथ दो बोलियां और आती हैं, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी के अंतर्गत दो बोली और आती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भाषा से संबंधित जो प्रश्न हैं जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इनके अंतर्गत जो 18 बोलियां आती हैं यह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। EMRS की परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का उसमें यह सब लगा हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।